तो जैसा कि आपने बताया कि दतिया की राजनीति में घमासान क्यों मचा हुआ है, साथियों मैं बताना चाहता हूं दतिया की सम्मानित जनता को कि दतिया में मुख्य घमासान होने का मुख्य कारण यही है कि यहाँ पर केवल और केवल दो दल स्थापित थे, जिनको हमारे महान पुरुष एक सांपनाथ के नाम से जानते थे, एक नागनाथ के नाम से जानते थे, जिसको भारतीय जनता पार्टी कहते हैं या कांग्रेस कहते हैं। तो दोनों ने ही दतिया की सम्मानित जनता को लूटने का कार्य किया और यहाँ के जो मुख्य मुद्दे हैं उन पर किसी प्रकार से काम करने का भी काम नहीं किया। और अब घमासान होने का मुख्य कारण है कि किसान कमीरों के, नौजवानों के, दलित पिछड़ा, आदिवासियों के हमारे सम्मानित नेता श्री दामोदर यादव मंडल जी का यहाँ पर जैसे ही राजनीतिक बुगल फूंकना, राजनीतिक ताल ठोकना इन दोनों दलों के लिए मुसीबत बन चुका है, गले की फांक बन चुका है। अच्छा, जो आडंबर और पाखंड की बात आप कर रहे हो जी, दामोदर जी यादव ने इसमें सवाल उठाए जी, तो बहुत सारे लोग पहले उनके विरोधी हो गए थे जी, लेकिन अब साथ में आते जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए कि जो हमारा ओबीसी भाई है वो अंधविश्वास पाखंड में जकड़ा हुआ है और जितने भी ये धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं वो इन्हीं हमारे ओबीसी भाइयों के द्वारा किए जाते हैं और बदले में मिलता क्या उन्हें? उनका पैसा खर्च होना, उनकी जो मेहनत की कमाई उसको खर्च करना। तो दामोदर यादव जी ने ये बताया है कि भाइयों जब तुम पैसा ही खर्च करते हो तो अपनी बच्चों की शिक्षा पे करो, इनके भविष्य बनाने के लिए करो, बहन बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए करो, बहन बेटियों की शादी ब्याह में करो। अगर ये कहना धर्म विरोधी है तो मुझे लगता है हर इस देश में रहने वाले नागरिक को ये कार्य करना चाहिए। और सुनिए, आप धर्म हितैषी जो अपने आप को बताते हैं वही चंदा चोरी करने का काम कर रहे हैं आज। बिल्कुल। जिस प्रकार से राम मंदिर में पूरे देश ने देखा है कि गरीब कमीरों ने भी एक एक पैसा जुटा करके, किसी ने 10 रुपये दिए, किसी ने 50 रुपये दिए, किसी ने 100, किसी ने 500, किसी ने 1000 रुपये, और भव्य राम मंदिर बनवाने का कार्य किया था। परंतु आप देखिए वही जो अपने आप को राम का हितैषी बताते हैं उन्हीं लोगों ने उस चंदे को चोरी कर लिया और वह चंदा कहाँ कहाँ तक नहीं मिला। आपने देखा होगा गोबर के जो बेटा होते हैं, कंडों के बेटा, उसमें भी पैसा मिला जब वहाँ की एजेंसियों ने वहाँ पर छानबीन करी। तो जो अपने आप को धर्म का हितैषी कहते हैं असल में वो धर्म विरोधी हैं। और जो यहाँ मानवता की, इंसानियत की, संविधानवादी लड़ाई लड़ रहे हैं वो हमारे नेता माननीय दामोदर यादव मंडल जी और माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। उनको धर्म विरोधी बताने का काम करते हैं लोग। तो समझना चाहिए, अब देश की जागरूक जनता जागरूक हो रही है और समझ भी रही है। जैसे दामोदर यादव जी ओबीसी को समझा रहे हैं, उनको बता रहे हैं क्या है सही है क्या गलत है, ये बता रहे हैं, लेकिन अभी देश का माहौल देखा जाए और दतिया के जो ओबीसी हैं वो तो जाग रहे हैं, आसपास के भी जाग रहे हैं, लेकिन देश के जो माहौल है उसमें अभी भी जो ओबीसी समाज है वो एकदम पाखंड में जकड़ा हुआ है। और ओबीसी समाज है कितना, लगभग 55% है, लेकिन उसको जो रिजर्वेशन मिलता है वो 27% मिलता है, वो भी मिलता नहीं है। इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? इस पे मेरा सीधा सा सवाल है ओबीसी भाइयों से। अब वो जाग रहे हैं, इस आधार पर जाग रहे हैं कि अभी हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने 5-6 महीने पहले कहा था कि मैं ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने का काम करूँगा डंके की चोट पर। तब यहाँ के सूबे के मुख्यमंत्री ये कहते हैं और केवल एक वर्ग को जो हमेशा असमानता रखना चाहता है, जो हमेशा गैर बराबरी की खाई बनाए रखना चाहता है, उसको दिक्कत है। हमारे यहाँ के सिखों को दिक्कत नहीं है, मुसलमान भाइयों को दिक्कत नहीं है, ईसाइयों को, बौद्धों को, जैनों को दिक्कत नहीं है, दलितों को, पिछड़ों को नहीं है, आदिवासियों को दिक्कत नहीं है। परंतु उसमें भी कुछ मानवतावादी लोग हमारे साथ में हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा गैर बराबरी रखना चाहते हैं। वो कह रहे थे कि मोहन यादव तो राम विरोधी हैं यहाँ के मुख्यमंत्री जी से, और उनकी मुख्यमंत्री जी की शव यात्रा निकालने का काम किया शिवपुरी में और कहा ये तो रामद्रोही हैं, ये तो कृष्णद्रोही हैं, ये तो राष्ट्र के विरोधी हैं। असल में जब भी SC ST OBC का कोई भी नेता या समाज सेवक यहाँ पर OBC के, SC के, ST के, आदिवासियों के हितों की बात करेगा, उनके अधिकारों की बात करेगा, हमेशा वो रामद्रोही कहलाएगा, हमेशा वो कृष्णद्रोही कहलाएगा, हमेशा वो
राष्ट्र के विरोधी कहलाएगा। तो ये इनकी मानसिकता बनी हुई है और ये मानसिकता ज़्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है, क्योंकि जो मनु के पोषक हैं, जो गैर बराबरी के पोषक लोग हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि इस देश का कमेरा वर्ग मुख्य कुर्सियों पर बैठे, सत्ता पे उसका कब्जा हो। तो ये आप जो चंद्रशेखर भाई का जो संघर्ष है, एक छोटे से गांव से, छुटमुलपुर गांव है, वहाँ से उठ के आज भारत की राजनीति में तहलका मचाए हुए हैं और बहुजन समाज को इतनी ताकत दे दी है जितनी कभी नहीं थी। इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? इस पे मेरी स्पष्ट राय है, क्योंकि मैं युवाओं पे बोलूँगा कि युवा वायु का प्रतीक होता है। युवा का जो उल्टा होता है वो वायु होता है। जब चंद्रशेखर भाई का जो संघर्ष रहा है, वो प्राइम मिनिस्टर स्कूल के हेडमास्टर के बच्चे हैं, लड़का हैं, तो कोई नहीं चाहेगा इस देश के अंदर के गरीब का, मजदूर का, किसान का बच्चा आगे बढ़े। और उनने जो संघर्ष हासिल किया चंद्रशेखर भाई ने, वो अपने ऊपर गोली खा के किया है। दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की, नौजवानों की लड़ाई लड़के जेल काट के संघर्ष पैदा किया और हम जैसे नौजवानों को तैयार किया है कि हमारे पिताजी मजदूर, और उनका बच्चा आज अगर पुलिस थाने में जाके एसपी महोदय के सामने या कलेक्टर महोदय के सामने आँख में ला करके अपनी अधिकारों की बात कर पा रहा है, तो ये किसी की देन नहीं, माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी की देन है, हमारे महापुरुषों की देन है। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो युवाओं को एक बल दिया है, जो ऊर्जा दी है, जो एक शक्ति दी है, मुझे नहीं लगता कि कभी भगत सिंह रहे हों। भगत सिंह ने भी वो ऊर्जा दी थी इस देश के युवाओं को और आडंबर पाखंड से मुक्त किया था। वही काम हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी कर रहे हैं। वही चंद्रशेखर आज़ाद जी जो अल्फ्रेड पार्क में अपने देश की खातिर अपने आप में गोली मारने का काम किया, उन्हीं के पदचिन्हों पर चलकर हमारे देश के चंद्रशेखर आज़ाद जी कार्य कर रहे हैं। और किसी भी कोने का मुद्दा हो, किसी की भी लड़ाई हो, वो जात पात नहीं देखते, ना धर्म देखते हैं, वो खड़े हो जाते हैं उनके साथ में। चाहे हमारी बहन बेटियों का मामला हो, चाहे नौजवानों का मामला हो, छात्रों का मामला हो। मैंने देखा है जब 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ यूपी में, तो सारे नेताओं की चुप्पियां हो गई थी, मुंह से शब्द नहीं निकाल रहे थे, परंतु हमारे नेता, हमारे माननीय एडवोकेट सांसद सड़कों पे रातों रात 4 दिन सोने का काम किया और उनको न्याय दिलाने का काम किया। ऐसे ही हमारे चंद्रशेखर जी का संघर्ष है। अच्छा, जो बहन जी हैं, बहन जी मायावती और उनके जो भतीजे हैं आकाश आनंद, वो कह रहे थे कौन चंद्रशेखर, और बहन जी भी अपने आप को ही दलितों का सबसे बड़ा नेता मानती हैं। अभी हाल ही में एक रैली हुई है बीएसपी की, जिसमें शंखनाद हुआ, वेद मंत्र उच्चारण हुए और जय भीम की जगह जय जय परशुराम के नारे लगे। तो ये कैसी वही दलितों की हितैषी है? देखो, हम बहन जी का सारे लोग सम्मान करते हैं, हमारे नेता सम्मान करते हैं, वो हमारे आदरणीय बड़ी हैं, हम उसमें कुछ टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते, परंतु कहना ज़रूर चाहते हैं कि जब भी हमारे महापुरुषों ने इससे सीखा हमने, तो कि जब भी वैचारिक आधार पर समझौते हुए हैं या अपनी विचारधारा से समझौते हुए हैं, जैसे कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। हाँ, ये नारा हमने इतिहास सोचा, हमने इतिहास पढ़ा है कि जब हाथी का गला कटता है तभी गणेश बनता है। तो जिस प्रकार के उनके मंचों पे ये सारी चीज़ें की जा रही हैं कि बुनियादी जो SC ST OBC के मुद्दे हैं उनको भटका करके वेद मंत्रों के उच्चारण या आपने कहा जय परशुराम के नारे, हमें इससे कोई गुरेज नहीं है, कोई परहेज नहीं, परंतु ये धार्मिक फील्ड है, अपने घरों में करनी चाहिए। हर व्यक्ति का एक निजी आस्था का जीवन है, वो अपने घरों में करना चाहिए। परंतु राजनीति में अगर धर्म को सम्मिलित करोगे तो देश का बेड़ा गर्क होगा और युवाओं का रोजगार छीना जाएगा, उनके बुनियादी मुद्दों से उनको भटकाया जाएगा। और आज आप देख रहे हैं कि युवा सड़कों पर किस तरह से हाहाकार मचा हुआ है। तो मैं और ये सारी चीज़ें होंगी। यहाँ पे कहना चाहूँगा, जो बाबा साहब का आंदोलन था, जो मान्यवर कांशीराम जी का आंदोलन था, वो तो अब गड्ढे में जा रहा है इस तरह से। चीज़ें हो रही हैं, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि हमारे महान पुरुष ने जो आंदोलन तैयार किया था वो हमारे बुनियादी पहलुओं पर किया था कि इस देश में जो कमेरा वर्ग है, जो अपनी मेहनत मजदूरी करके खाने वाला वर्ग है, अगर वो वर्ग
अपने बच्चों को शिक्षा की ओर अग्रसर करेगा, स्वास्थ्य की ओर अग्रसर करेगा, रोजगार की ओर अग्रसर करेगा, उसी में उसकी तरक्की है। और हमारे महापुरुषों ने कलम कॉपी किताब की बात की है, ना कि कोई आडंबर पाखंड की बात। तो यहाँ पे एक सवाल है मेरा, जो पूरे भारत में ही देखो और ख़ासकर दतिया में देखो, ऐसी समाज के लोग बीजेपी में भाग भाग के जा रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना है? आपने ये तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न किया है। ओएसपी मेरी ये राय है कि सम्मानित जो हमारे SC ST के बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, वो उनका निजी डिसीजन नहीं है, स्वयं का मत नहीं है, क्योंकि उनने कुछ ऐसे काले कारनामे करके रखे हैं। उनकी जो दौलत उनने जो कमाई है, वो मेहनत ना करते हुए गैर जिम्मेदारी तरीके से कमाई है। उसका उनको डर है कि शायद अगर हम बीजेपी ज्वाइन ना करें तो हम पे कोई मुकदमा लगवा देंगे, हमें जेल में डलवा देंगे। ऐसी चीज़ें हो रही हैं आजकल दतिया के अंदर, क्योंकि दतिया भय में जी रहा है। यहाँ की जो सम्मानित जनता है वो भय के वातावरण में जी रही है। और आप देख रहे हैं निजी मुद्दों से भटका करके, जैसे एक दिन मैंने एक प्रश्न किया कि आप वाल्मीकि समाज का सम्मेलन कर रहे हैं, यहाँ के पूर्व के गृह मंत्री जी, तो मैंने एक प्रश्न किया कि आप सम्मेलन कर रहे हैं, आप ढोंग रच रहे हैं कि हम बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान करते हैं, भगवान वाल्मीकि जी का सम्मान करते हैं, परंतु वो सम्मान आपके जहन में नहीं है। जहन में अगर होता तो इनके बच्चे आज भी सीवर और गटरों में नहीं उतरने का काम कर रहे होते। इनके बच्चे आज भी 6-6 हज़ार 8-8 हज़ार में नौकरियां नहीं कर रहे होते। ये नानद बेरा आपने जीवन दिया है। हमारे पास पॉलिसी है, हमारे पास एजेंडा है, हमारे पास नीति है। हमारे माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कहा, हमारे नेता ने कहा कि जब हम सत्ता में होंगे, जब हम राजकाज में होंगे, तो इन वर्गों के लिए हम वो करेंगे, स्थायी नौकरी देने का काम करेंगे। और ये आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है। जब टेक्नोलॉजी है तो फिर ये गटरों में और सीवरों में क्यों उतरें। हम इनके लिए मशीनरी का काम करेंगे, मशीन बनाने का काम करेंगे, उससे इस देश की जो साफ़ सफाई वो हो। तो बुनियादी मुद्दों से भटकाना इनके एजेंडे में है, क्योंकि हमारे मानवर कांशीराम साहब ने कहा था, जो सहारा देगा वो इशारा देगा। आज जिनको भारतीय जनता पार्टी को जो सहारा देने वाले लोग हैं वो पूंजीपति लोग हैं, वो बड़े बड़े उद्योगपति लोग हैं। परंतु हमारे पास जो लोग हैं वो मेहनत मजदूरी कश लोग हैं, जो दिन में मेहनत करके अपना पेट काट के इस पार्टी के संगठन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, इस बहुजन मूवमेंट को खड़ा करने का काम कर रहे हैं। हम तो उनके देनदार हैं। जब हमारे पास सत्ता होगी तो वो पॉलिसियाँ उनके लिए बनेंगी, उनके बच्चों के भविष्य के लिए बनेंगी, शिक्षा के लिए बनेंगी, स्वास्थ्य के लिए बनेंगी, संस्कार के लिए बनेंगी, उद्योग के लिए बनेंगी, हमारी महिलाओं के छोटे छोटे लघु उद्योग के लिए बनेंगी। तो हमारे एजेंडे में तो ये है। चलिए, तो अभी एक क्वेश्चन है कि दतिया में जो युवाओं की हत्या हो रही है, जो अभी देखा है, जो कुशवाहा समाज के जो युवा थे उनकी हत्या हुई है, तो ये क्या चल रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ की सम्मानित जनता सब जानती है और वो ये भी जानती है कि ऐसा वातावरण क्यों बनाया जा रहा है। इसका मुख्य कारण मैं ये बताऊंगा आपको, जो मेरी समझ में आता है कि जब भी दलित का, पिछड़े का, आदिवासी का कोई नौजवान बच्चा आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा तो उसका भविष्य तैयार होगा, तो उनका भविष्य वहीं पे कुचला जाए, उनका दमन वहीं पे कर दिया जाए। जैसे हमारे भाई, बड़े भाई कल्लू कुशवाहा जी पार्षद थे वार्ड नंबर 1 से, उनकी जो पॉपुलरिटी थी युवा में अच्छी थी, युवा उनको फॉलो करने लगा था, उनसे जुड़ने लगा था। तो यहाँ के जो सत्ताधारी लोग हैं, चाहे वह कांग्रेस के राजेंद्र भारती जी हों या भारतीय जनता पार्टी के माननीय पूर्व के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी हों, तो इनको ये चीज़ रास नहीं आता है। रास इसलिए नहीं आता है कि भविष्य में जो राजनीति करना है इनकी ख़त्म होने के बाद, तो ये अपने बच्चों को करवाना चाहते हैं। इसलिए इनके बच्चों का भविष्य पहले से तैयार रहे, इसलिए यहाँ के युवाओं का दमन किया जाता है, उनकी हत्याएँ की जाती हैं। और असल में दतिया की राजनीति यही है कि यहाँ पर जो विकास के नाम पे किया है या जो कांग्रेसियों ने किया है, वो केवल दमन किया है, शोषण किया, अत्याचार किया, भय में रखने का काम किया है। परंतु इस भय से मुक्त करने के लिए आज़ाद समाज पार्टी आपके पास अच्छा विकल्प है, जो भय से मुक्त भी करेगी और दतिया को अमन और चैन का शासन भी देगी। और वो हमारे माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी की कार्यशैली से आपको देखने को मिलता होगा
जब सदन में बात होती है तो 545 सांसदों में केवल एक सांसद दहाड़ता हुआ दिखता है, वो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। और मध्य प्रदेश के अंदर अगर आपने मौका माननीय दामोदर यादव मंडल को दे दिया तो जैसे वो सड़क पे आपकी लड़ाई लड़ते हैं वैसे आपकी विधानसभा में लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। तो मैं सभी दतिया के जो नेतागण लोग हैं SC ST OBC समाज के, उनसे आह्वान भी करूंगा कि आपका सम्मान जहां है, आपका घर जहां है, आप वहां आइए। आपको यहाँ सम्मान भी दिया जाएगा, आपको यहाँ स्वागत भी किया जाएगा और आपको हिस्सेदारी भी सुनिश्चित होगी। मैं यहाँ की युवा पीढ़ी से अपील करना चाहूँगा जो राजनीति क्षेत्र में सक्रिय है कि सम्मानित मेरे युवा साथियों, संघर्ष के साथियों, आप छोटे छोटे अपने मनमुटाव छोड़ करके एकजुटता दिखाइए, एक मंच पे आइए, एक जगह बैठिए, क्योंकि यही समय है आज़ाद समाज पार्टी को स्थापित करने के लिए। अगर हमने ये उपचुनाव को जिता दिया तो 2028 में केवल और केवल आज़ाद समाज पार्टी का राज स्थापित होगा। आज़ाद समाज पार्टी के बगैर यहाँ पर कोई भी सरकार नहीं बनेगी। आज़ाद समाज पार्टी के बगैर यहाँ पे कोई सरकार तय नहीं कर पाएगा। तो मेरा उन सभी से अपील है, निवेदन है, आग्रह है कि अपने छोटे छोटे स्वार्थ छोड़ करके भाईचारा दिखाइए, एकता दिखाइए, जिससे कि हम इस लड़ाई को जीत सकें और आज़ाद समाज पार्टी का झंडा बुलंद कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे अपने YouTube चैनल पर बोलने का मौका दिया। जय भीम, धन्यवाद, शुक्रिया आपका।